पिछले लेक्चर में हमने बाबर के बारे में किया था। आज हम हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और मां का नाम इसकी महाम बेगम था। ये बाबर की सबसे बड़ी पत्नी थी। महाम बेगम ये शिया मुस्लिम थी और एक हेरात के हुसैन बैकरा थे, तो उन्हीं की पुत्री थी महाम बेगम। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र है बाबर का, तो इसको बाबर मानता भी बहुत था और इसी को युवराज घोषित कर रखा था बाबर ने। हुमायूं पढ़ा लिखा भी व्यक्ति बहुत ज्यादा है और इसकी शिक्षा दीक्षा का बाबर ने बड़ा ध्यान रखा था। तो इसके एक गुरु तो थे मसीह अल दीन रुहुल्ला, तो ख्वाजा मसीह अल दीन रुहुल्ला ये एक गुरु थे और एक थे ख्वाजा इलियास। अरबी, फारसी, इसके अलावा ज्योतिष, गणित, इन सारे विषयों में हुमायूं पारंगत था, तो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये। बाबर की मृत्यु के बाद जब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई, तो हुमायूं को गद्दी पर बैठने में 3 दिन देरी हो गई। ये 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। तो ये जो 3 दिन की देरी हुई, इस बीच हुमायूं के खिलाफ इसके संबंधियों ने षड्यंत्र किया। यही कारण था कि 3 दिन की देरी हो गई। अब ये जो षड्यंत्रकारी थे उसमें एक तो था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, तो एक तो है मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, एक है मोहम्मद जमान मिर्जा और एक है मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा। तो मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, तो ये इन सब ने हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र किया। इसमें सबसे तगड़ा जो षड्यंत्र था वो मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा का था। मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ये बाबर का बहनोई था। बाबर की जो बहन थी खानजादा बेगम, तो उनका पति था ये। और इसने जो बाबर का वजीर था निजामुद्दीन खलीफा, तो निजामुद्दीन खलीफा के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। निजामुद्दीन खलीफा भी जो था ये मानता था कि हुमायूं गद्दी के काबिल नहीं है, क्योंकि हुमायूं अफीमची था, दारूबाज है और बहुत लापरवाह किस्म का व्यक्ति है। तो निजामुद्दीन खलीफा सोचता था कि मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ज्यादा योग्य है। लेकिन ये षड्यंत्र विफल हो गया। ये षड्यंत्र विफल इसलिए हुआ कि निजामुद्दीन खलीफा मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा के कच्छ से निकल रहा था। उसी समय मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ने, एक पास में ही व्यक्ति खड़ा था, तो उससे ये कहा कि एक बार बादशाह बन जाऊं तो सबसे पहले इसकी खाल उधड़वाऊंगा। अब ये बात निजामुद्दीन खलीफा को पता चल गई और डर गया। उसको लग गया कि ये तो भस्मासुर पाल रहे थे हम, और इस तरीके से ये षड्यंत्र खुल गया और 29 दिसंबर को हुमायूं गद्दी पर बैठा। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे एक तो ये था कि इसको अव्यवस्थित राज्य प्राप्त हुआ। बाबर ने जो हुमायूं के लिए राज्य छोड़ा था वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित राज्य था। एक इतिहासकार हैं रसब्रुक विलियम, तो कहते भी हैं कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए इस तरीके का राज्य छोड़ा था कि जो युद्ध काल में तो एक हो सकता था, लेकिन शांति काल के लिए निर्बल और निकम्मा राज्य था। तो उन्होंने कहा है कि जो सिंहासन है वो हुमायूं के लिए फूलों की सेज न होकर कांटों की सैया था, क्योंकि
बाबर ने जो लोदियों के समय से व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके अलावा अभी भी जो अफगान थे वो पूरी तरीके से उनका दमन नहीं हुआ था, तो एक अव्यवस्थित राज्य है हुमायूं के पास। दूसरा जो हुमायूं की असफलता कारण बना या सबसे बड़ी कठिनाई थी वो था रिक्त राजकोष। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद जो दिल्ली से कोष प्राप्त हुआ उसको इसने काबुल के गरीबों में लुटा दिया। और किसी भी साम्राज्य की शक्ति का आधार होता है उसका राजकोष, लेकिन राजकोष ही खाली मिला हुमायूं को, तो हुमायूं को अपने शासन काल में बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर अगली समस्या थी कि साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में कर देना। बाबर ने हुमायूं को ये राय दी थी कि आपस में भाइयों में झगड़ा मत करना, साम्राज्य का बंटवारा कर देना भाइयों में। हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा भी कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर का प्रांत दे दिया। लेकिन ये भाई बहुत बड़ी समस्या बने हुमायूं के लिए। अस्करी और हिंदाल जो थे ये काफी कम उम्र के थे, तो इनको कोई भी सरदार अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार बना लेता था। अस्करी ने तो कई बार अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। इसके अलावा जो कामरान था, तो कामरान को काबुल और कंधार वाला क्षेत्र मिला था, लेकिन कामरान ने लगभग पंजाब तक अधिकार कर लिया। तो ये समस्या हुई कि मुगलों और कामरान ने कभी सहयोग नहीं किया हुमायूं का। अब मुगल जो थे, मुगलों को जो भी सैनिक भर्ती करने होते थे या जो घोड़े मंगाने होते थे वो अफगानिस्तान से ही आते थे। लेकिन जब ये क्षेत्र कामरान को मिल गया तो कामरान ने इधर से सैनिकों की भर्ती बंद करवा दी, इधर से घोड़े आना बंद हो गए, जिससे कहीं ना कहीं सेना पे भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अफगानों की समस्या, बाबर ने पानीपत के युद्ध में और इसके बाद घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित तो कर दिया था, लेकिन अफगान अभी भी पूरी तरीके से अफगानों का दमन नहीं हुआ था। और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान अभी भी दक्षिणी बिहार में संगठित हो रहे थे, तो अफगानों की भी समस्या बनी हुई थी। इसके अलावा हुमायूं का चारित्रिक जो कमियां हैं वो भी एक बहुत बड़ी कठिनाई बनी हुमायूं के लिए। हुमायूं बहुत बड़ा दारूबाज है, अफीमची है, कोई भी काम लग के नहीं करता था। छोटी सफलता पे 4-4, 6-6 महीने जश्न मनाता था। तो ये जो उसका चारित्रिक दोष था ये भी इसकी असफलता का एक कारण बना। तो ये सारी हुमायूं के सामने जो कठिनाइयां थी। अब हुमायूं के समय की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उस पर प्रकाश डालेंगे हम। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने जो पहला आक्रमण किया वो 1531 में कालिंजर पे किया। कालिंजर का जो आक्रमण था, बाद में यहाँ के राजा ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये पहला आक्रमण था इसके शासनकाल में। हुमायूं काल का जो दूसरा आक्रमण था वो था दोराह का युद्ध या दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो था, दक्षिणी बिहार में महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ये फिर से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। और महमूद लोदी ये बढ़ाया गोमती नदी तक, और यहीं पे हुमायूं की सेनाओं से इसका सामना हुआ। दोहरिया का युद्ध जो हुआ इसमें महमूद लोदी पराजित हो गया और इसी के बाद महमूद लोदी की मृत्यु भी हो गई। तो महमूद लोदी से तो हुमायूं को छुटकारा मिल गया। लेकिन इसी समय हुमायूं को यह पता चला कि जो दक्षिणी बिहार में एक अफगान सरदार था शेर खां, तो शेर खां ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और शेर खां ने चुनारगढ़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया, लेकिन शेर खां ने जल्दी ही हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली।
हुमायूं ने यहाँ पे गलती ये की कि इसको चुनारगढ़ के किले पर कब्जा करना चाहिए था, लेकिन हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला वापस कर दिया शेर खां को। और इसके बाद फिर कभी पूर्व की तरफ हुमायूं ध्यान भी नहीं दे पाया। अब हुमायूं को ये पता चला कि जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, ये अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इसके अलावा इसने आलम खां लोधी को शरण दे रखी थी और भी कई विद्रोहियों को शरण दे रखी थी हुमायूं के खिलाफ। इसके अलावा जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, इसने मालवा पर कब्जा कर लिया और मालवा पर कब्जा करके इसके बाद चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। जब हुमायूं को यह पता चला तो हुमायूं 1535 में इसको सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। अब हुमायूं जब सेना लेके चला, उसी समय चित्तौड़ की जो महारानी थी रानी कर्मवती, और इनका शिशु बालक था अभी जो उदय सिंह थे। रानी कर्मवती ये राणा संग्राम सिंह की विधवा थी। तो रानी कर्मवती ने हुमायूं को एक पत्र भेजा और राखी भेजी और हुमायूं से सहायता की याचना की। हुमायूं तेजी से बढ़ा भी आगे, लेकिन कहा जाता है कि उसी समय बहादुर शाह का भी एक पत्र मिला हुमायूं को, जिस पत्र में उसने ये लिखा था कि अभी हम एक काफिर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए अभी आप हमको परेशान न करें क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ होगा। हुमायूं ने गलती ये की कि हुमायूं ने मुल्ला मौलवियों से राय ले ली और मुल्ला मौलवियों ने भी ये कहा कि ये सही बात है कि ये इस्लाम के खिलाफ होगा। हुमायूं ने अपनी गति धीमी कर दी और ये समय से पहुंचा नहीं कर्मवती की सहायता करने। जब बाद में हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो ये फिर चित्तौड़ तेजी से पहुंचा, लेकिन जब ये चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ को लूट चुका था। रानी कर्मवती ने जौहर कर लिया था और चारों तरफ धुआं ही धुआं था जब ये चित्तौड़ पहुंचा, और बहादुर शाह चित्तौड़ को लूट के मालवा आ गया था। अब हुमायूं मालवा की तरफ चला और हुमायूं ने मालवा पर कब्जा कर लिया। मालवा खाली करके बहादुर शाह भाग गया गुजरात। फिर हुमायूं गुजरात बढ़ा। जब हुमायूं गुजरात पहुंचा तो बहादुर शाह दमन दीव भाग गया और इस तरीके से 1536 तक मालवा और गुजरात दोनों हुमायूं के कब्जे में आ गए। यहां पे अस्करी को जिम्मेदारी सौंप के गुजरात में और हुमायूं चला गया आगरा। लेकिन इसी समय बहादुर शाह फिर से गुजरात आ गया और यहां से अस्करी को मार के भगा दिया और अस्करी ने बीच में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। हालांकि बाद में अस्करी ने माफी मांग ली थी। तो इस तरीके से 1536 में फिर से मालवा और गुजरात दोनों ही निकल गए हुमायूं के हाथ से, क्योंकि फिर इसने मालवा पर भी कब्जा कर लिया। तो एक इतिहासकार हैं लेन पोल, जो ये कहते हैं कि कोई भी विजय जो है इतनी न आसानी से प्राप्त हुई थी और न ही इतनी आसानी से गवाई गई थी, कि गुजरात और मालवा दोनों हुमायूं के पास आए और दोनों बहुत आसानी से निकल गए। इसी समय हुमायूं को ये पता चला कि जो बिहार में शेर खां है, शेर खां ने बंगाल पर अटैक कर दिया था और बंगाल पे आक्रमण करके बंगाल को बुरी तरीके से लूटा इसने। बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह, ये भाग के आया हुमायूं के पास और हुमायूं के शिविर में आया और इसने बताया कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया है, और यहीं हुमायूं के शिविर में ही इसकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं बड़ा नाराज हुआ और 1537 में अब हुमायूं
शेर खां के खिलाफ चला, लेकिन हुमायूं को सीधे पहुंचना चाहिए था बंगाल। हुमायूं फिर बनारस के पास रुक गया और इसने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया। 6 महीने तक हुमायूं चुनारगढ़ का घेरा डाले रहा। शेर खां जो था, शेर खां ने अपने पुत्र को कह भी रखा था कि हुमायूं को यहीं पे बझाए रखे। और ये जो 6 महीने बर्बाद किए हुमायूं ने चुनारगढ़ के घेरे में, इस 6 महीने का इस्तेमाल शेर खां ने ये किया कि बंगाल की सारी संपत्ति लूटकर, एक बिहार में किला था रोहतासगढ़ का किला, उस किले में सारी संपत्ति सुरक्षित कर दी और बंगाल को खाली कर दिया। बंगाल की फसलों में आग लगा दी इसने, ताकि हुमायूं पहुंचे तो उसको रसद प्राप्त न हो। इसके अलावा शेरशाह को हुमायूं की कमजोरियां भी पता थी। इसने बंगाल के महल में कालीनें बिछवा दी, दारू की पुरानी बोतलें रखवा दी, अफीम रखवा दी और इसके बाद बंगाल को खाली कर दिया। क्योंकि शेर खां को यह पता था कि हुमायूं जब देखेगा कि शेर खां ने बंगाल खाली कर दिया तो फिर यहां समय अपना बर्बाद करेगा। अब हुमायूं 1538 में पहुंचा बंगाल। जब बंगाल पहुंचा तो ये प्रसन्न हो गया कि शेर खां तो डर के भाग गया है। इसके बाद जब ये महल में पहुंचा तो इसने चारों तरफ दारू अफीम देखी, प्रसन्न हो गया ये। इसने बंगाल का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया और अपने सैनिकों को जश्न मनाने का आदेश दिया। महल में पैक हो गया अपने खुद और 6 महीने तक यहीं पे जश्न मनाते रहे ये। अब ये जो 6 महीना है, इसका इस्तेमाल शेर खां ने ये किया कि जो बंगाल से संपत्ति लूट के लाया था ये, इससे एक बड़ी सेना खड़ी कर ली शेर खां ने। और जो बंगाल रसद जा रही थी दिल्ली से, उसको काट दिया इसने। इसी समय अस्करी ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया आगरा में। अब हुमायूं को जब समाचार मिला कि एक तो अस्करी ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है, दूसरा शेर खां ने रसद का मार काट दिया है, तब हुमायूं बंगाल से चला। जब हुमायूं बंगाल से वापस चला और बिहार पहुंचा तो बिहार में ही कर्मनासा नदी के किनारे शेर खां ने अपनी सेना लगा रखी थी। अब एक तरफ हुमायूं की सेना और दूसरी तरफ शेर खां की सेना थी, लेकिन हुमायूं ने आक्रमण नहीं किया। हुमायूं को लगा कि शेर खां डर के भाग जाएगा, शेर खां की सेना थी भी छोटी। हुआ भी यही। हुमायूं शेरशाह एक रात अपनी सेना लेके भाग गया। अब हुमायूं के सैनिक चैन से सोए, कई रात से सोए नहीं थे। हुमायूं सोया और जैसे ही आधी रात हुई, आधी रात के बाद शेर खां अपनी सेना लेके वापस आया और इसने अटैक कर दिया हुमायूं के शिविर पर। इस तरीके से जो ये चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, इसमें बिना युद्ध लड़े ही शेर खां जीत गया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई, बहुत सारे सैनिक कर्मनासा नदी में कूद गए। हुमायूं खुद भी घोड़ा लेके अपना कूद गया कर्मनासा नदी में। तो एक भिस्ती था निजाम सक्का, तो उसने अपने मशक में हवा भर के, एक चमड़े की मशक होती है जिसमें पानी भर के पिलाया जाता है लोगों को, तो चमड़े की मशक में इसने हवा भर के और हुमायूं को बचा लिया। इस तरीके से चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं बुरी तरीके से हार गया। और इस युद्ध के बाद ही शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, यानी कि अब राजाओं की तरह व्यवहार करने लगा, राजा की उपाधि धारण कर ली, अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया शेर खां ने। तो इस तरीके से ये शेर खां से शेर शाह हो गया। हुमायूं जब वापस आया, आगरा पहुंचा हुमायूं, तो पहले तो कृतज्ञता जाहिर करने के लिए निजाम सक्का के प्रति, क्योंकि जान बचाई थी उसने, तो निजाम सक्का को इसने आधे दिन का बादशाह बना दिया। और निजाम सक्का जो है, इसने चमड़े के सिक्के भी जारी कर दिए। फिर इसने अपने भाइयों की मीटिंग बुलाई, कामरान को बुलाया गया, अस्करी, हिंदाल सारे इकट्ठा हुए
और एक बाबर के मौसेरे भाई थे मिर्जा हैदर दौलत, तो इन्होंने भाइयों में समझौता कराने का प्रयास भी किया। लेकिन जो कामरान था, कामरान ने ये कहा कि हम मदद तो करने को तैयार हैं, लेकिन मुख्य सेनापति हम रहेंगे। अब हुमायूं अगर मुख्य सेनापति कामरान को बना देता तो कामरान तख्ता पलट कर देता, क्योंकि राजतंत्र में बादशाह ही मुख्य सेनापति होता था। तो हुमायूं ने मना कर दिया और कामरान नाराज होके ये वापस चला गया काबुल कंधार। अब हुआ ये कि अब हुमायूं एक बड़ी सेना लेके बढ़ा आगे, इधर शेर खां सेना लेके आगे बढ़ रहा था। अब दोनों सेनाएं जो है कन्नौज के पास 1540 में आमने सामने हुई। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां की जो सेना थी वो तो ऊंचाई पर इसने लगाई थी अपनी सेना। हुमायूं की सेना बड़े निचले इलाके में लगी हुई थी। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन आक्रमण नहीं किया हुमायूं ने। मई का महीना था, शेर शाह इंतजार ही कर रहा था कि बारिश होगी कभी न कभी, और एक दिन बारिश हो गई रात में बहुत ज्यादा। हुमायूं के शिविर में पानी घुस गया। जब भोर में हुमायूं के सैनिक जो है अपना शिविर हटा रहे थे, तोपें ऊपर ले जा रहे थे, तोपें धंस गई थी, तभी अचानक शेर शाह ने आक्रमण कर दिया और एक बार फिर युद्ध नहीं हुआ। हुमायूं के सैनिकों में भगदड़ मच गई और बुरी तरीके से कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और शेर शाह ने अब की आगे बढ़ के दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को तब तक पीछा करवाया जब तक कि ये भारत से बाहर नहीं भाग गया। और इस तरीके से 1540 में हुमायूं भारत से बाहर भाग गया और एक नए वंश की स्थापना हुई दिल्ली में, सूर वंश। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम सूर वंश के बारे में करेंगे और हुमायूं का जो ईरान में प्रवासन है उसको देखेंगे और किस तरीके से हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, इस पर चर्चा करेंगे।